श्री गणेशाय नमः। मैं सबसे पहले विनय कुमार जी पांडे साहब, प्रोफेसर साहब भी विराजे हों तो ये मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तकें आदरणीय विनय कुमार जी पांडे साहब को गिफ्ट कर रहा हूँ। आप विद्यालय के छात्रों के लिए ये लाभदायक सिद्ध हो। लग्न सारणी समुच्चय है, विश्व सायन लग्न सारणी है, विश्व दिनमान सारणी है, विशोपकार नयनम है। ये सब मैं छात्रों के लिए दे रहा हूँ और एक सेट पूरा पूज्य पांडे साहब के लिए। छह प्रकार का सूर्योदय होता है। उसी आधार पर इस पुस्तक में 6 प्रकार की लग्न प्रवेश सारणियाँ हैं और अक्षांश भारत के 6000 नगरों से अधिक है। नेपाल का दैनिक लग्न प्रवेश भी निकाल सकते हैं। ये पंचांग निर्माण के उपयोगी है। ये विश्व में किसी भी स्थान का दिनमान रात्रिमान निकाल सकते हैं और विश्व सायन लग्न सारणी से विश्व में किसी भी स्थान का लग्न साधन कर सकते हैं। अब मूल बिंदु पर आते हैं। मूल बिंदु में मेलापक पर विचार करते हैं। तो मेलापक में विचार करने के लिए सबसे पहले विचार ये करना चाहिए कि हमारी 3 लग्न होती है, सूर्य लग्न और चंद्र लग्न और जो हमारी जन्म लग्न। तो हम प्रथम और फर्स्ट, मतलब फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर बीच की लग्न से हम मिलान करते हैं। मेरा सुझाव है कि मिलान के लिए लग्न का नक्षत्र निकाल कर उससे अष्टकूट दोनों के मिलाएंगे तो वो ज़्यादा अधिक सूक्ष्मता के नज़दीक होंगे, क्योंकि हम फलित कथन करने के लिए चंद्र कुंडली का उपयोग नहीं करते हैं, लग्न कुंडली का उपयोग करते हैं। इसलिए अगर मेलापक में भी उसका विचार किया जाए तो हो सकता है अत्युत्तम सिद्ध हो, परंतु मेलापक में इन बिंदुओं पर भी विचार करें कि जिससे शादी की जा रही है उसकी आयु लंबी है, अच्छा स्वभाव है, अच्छे गुण हैं और वह नपुंसक नहीं है। ये इन बिंदुओं को विचार करके अगर गुण कम भी मिल रहे हैं और शादी करेंगे तो भी वह शादी सफलतादायक सिद्ध होगी, क्योंकि दोनों का अगर स्वभाव ही अच्छा है, दोनों का सब कुछ अच्छा है तो वो एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे, गृहस्थी बिगड़ेगी नहीं। अब आते हैं सबीज निर्बीज। मैं सबीज का समर्थक हूँ। पंचांग किसी भी विधि से बनाए जाए परंतु गणित का ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। हमारे मुलाम नाय पीठ के शंकराचार्य जी के द्वारा एक धर्म सभा वाराणसी में बुलाई गई थी। तब आदरणीय प्रोफेसर साहब विनय कुमार जी पांडे साहब से संवाद का मौका मिला था। तब पता चला कि मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो देखिए, मूल बिंदु पर जब हम आते हैं तो ग्रह निर्वात में बिना किसी आधार के लटके हुए हैं। हमारी एक घड़ी चलते चलते 12 महीने में भी आगे पीछे हो जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हो। तो ये जो आकाश मंडल में निर्वात में ग्रह हैं, ये निश्चित ही अपने स्थान से आकर्षण, विकर्षण, प्रतिकर्षण बल से आगे पीछे होते रहते हैं और जब आगे पीछे होते रहते हैं तो उनके अंदर बीज संस्कार करना बहुत ही आवश्यक है। और अगर बीज संस्कार पर विचार करें तो सूर्य सिद्धांतकार से लगाकर हमारे जितने भी ग्रंथकार हुए हैं उन सब ने बीज संस्कार का निर्देश किया है। कमलाकर जी भट्ट वाली बात भी आई थी और भी बात आई, परंतु हम यदि हमारा
मुख करते हैं गणेश देवज्ञ जी की ओर। तो गणेश देवज्ञ जी ने ग्रह लाघव के मध्यमाधिकार में लिखा है कि येन पक्षेन दृश्यते दृग्गणितज्ञम तेन पक्षेन कुर्यात् इत्यादि निर्णयम। जिस पक्ष से प्रत्यक्ष वेद द्वारा ग्रहादि दिखते हों, चंद्र सूर्य दिखते हों, उसी के आधार पर तिथ्यादि का निर्णय और व्रत पर्व का निर्णय करना चाहिए। ये गणेश देवज्ञ ने लिखा है, जिनने उसी के अंदर ये लिखा है कि 13 वर्ष की आयु में ही गणेश देवज्ञ ने इस ग्रंथ का निर्माण कर लिया था। जिन ग्रंथकार ने 13 वर्ष की आयु में इस प्रकार का ग्रंथ निकाला हो, जो ज्या चाप से रहित हो, पूर्व के जितने भी ग्रंथ हैं वो सब ज्या चाप से ग्रह गणना करने के लिए लिखे गए हैं, परंतु जब यहाँ ग्रहों की गणना की जाती है ग्रह लाघव में, तो वहाँ ज्या चाप का उपयोग नहीं होता है। तो उनकी बात को भी हमें ध्यान में रखकर बीजोपनयन पर विचार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब जब प्रत्यक्ष दिखते हों, परंतु हमने यहाँ 2 बात सुनी है कि देखने के लिए ये है और फल के लिए अप्रत्यक्ष फलोपयोगी, मतलब जो नहीं दिखता है सूर्य सिद्धांत वाला वो। मैं सूर्य सिद्धांत का कतई विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि उसी ने हमको चलना सिखाया है। आज सूर्य सिद्धांत नहीं होता तो नासा तक भी हमारी गणित नहीं पहुँचती। नासा तक हमारी गणित पहुँचाने वाले हैं वो सूर्य सिद्धांत और हमारे प्राचीन ग्रंथकार ही हैं। तो उनने हमको एक रास्ता दिखा दिया, पर उसके बाद यदि ग्रहों की गति में निरंतर भेद आता जाए तो उसमें बीज संस्कार करने में मुझे कोई दोष प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार मैं अधिक नहीं बोलकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।